हेडिंग डालिए ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी का मतलब हाँ, और ब्लैक बॉडी कलर में ब्लैक हो ये कोई जरूरी नहीं है। सूरज, चांद, तारे ये सब आपके ब्लैक बॉडी में आते हैं, ठीक है। चलो एक चीज लिख लो, कॉपी के टॉप पर लिख लिया, छोटी सी चीज, आप कंफ्यूज ना हो। एक होता है न्यूटन्स लॉ, है ना, और एक होता है आपका इसका स्टीफन्स लॉ। दोनों ही रेट ऑफ हीट लॉस बताते हैं। dq बाई dt इज इक्वल टू सिग्मा टी नोट की पावर 4 माइनस टी की पावर 4, यही था ना अपना। और ये बताता है dq बाई dt इज इक्वल टू के टी नोट माइनस टी। कब पता लगेगा कौन से कब यूज करना है? दोनों ही तो रेट ऑफ हीट लॉस बता रहे हैं, दोनों ही सराउंडिंग का टेम्परेचर है, बॉडी का टेम्परेचर है, ठीक है। तो ये यूज करेंगे आप जब ये डिफरेंस इज मोर देन 30 डिग्री, ठीक है। और ये आप तब यूज करेंगे जब ये लेस देन 30 डिग्री हो। एक कंडीशन तो ये देख लीजिएगा, इससे बड़ी कंडीशन ये है कि आपको बोला क्या है, ये किसके लिए लगता है? ब्लैक बॉडी के लिए लगता है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में आपके पास आ जाए सन, स्टार या ब्लैक बॉडी आ जाए तब इसका यूज करना, ठीक है। और अगर ब्लैक बॉडी नहीं आएगी तो यूज करना, मतलब फॉर स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस, क्योंकि ब्लैक समझ रहे हो। तो ये चीज का ध्यान रखना, एसएमएस स्टीफन्स लॉ और एसएमएस न्यूटन्स लॉ यूज करना है, लिख लीजिए इसको। अच्छा तू यहां बात कर रहा है पर यूनिट एरिया? हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब कैपिटल ई मान लूं, ठीक है। इसकी बात कर रहा है ना? हाँ तो इसको ए से मल्टीप्लाई, अच्छा यहाँ मल्टी कैपिटल है बोलना फिर। ऐसे पुराने में भी नहीं लिखवा रखा। किसमें? अरे तो मैंने यहाँ पर ए लिखा दिया ना, कैपिटल ई बताया ना मैंने, देखना। अगर आपको डीक्यू बाई डीटी ले जाना है तो ए तो इधर लेके जाओगे ना, मैंने इसको कैपिटल ई बता रखा है ना। हाँ स्टीफन्स में कैपिटल ई लिखाता हूं मैं यहाँ पे जब ये सिग्मा आता है, जब आप डीक्यू बाई डीटी और ए, या तो ए यहाँ लिखो, ये हो गया स्टीफन्स लॉ, खत्म। ए अगर आपको डीक्यू बाई डीटी निकालना है तो ए यहां से हटा करके यहां लगाना, अगर किसी नॉर्मल बॉडी के लिए लगाना है तो इसमें ई और मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। हाँ हाँ फिर तेरे को बोला सबर रखा कर, चैप्टर नहीं खत्म करूं पहले तेरा डाउट ही देख लूं मैं। हो गया? न्यूमेरिकल करोगे तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा, फिजिक्स न्यूमेरिकल करके ही समझ में आती है, ध्यान रखना। लिखिए ब्लैक बॉडी रेडिएशन और ब्रैकेट में लिखिए वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। सपोज कीजिए ये ब्लैक बॉडी है, ठीक है, और आपके पास टेम्परेचर है 300 केल्विन, ठीक है। तो रेडिएशन एमिट करेगा, ठीक है, एनवायरमेंट से। क्या होगा इसमें? एनवायरमेंट से ज्यादा टेम्परेचर है ना, एनवायरमेंट का टेम्परेचर मान लीजिए 273 है। तो नेट ये एमिट करेगा। जो रेडिएशन एमिट करेगा उसकी कोई वेवलेंथ भी होगी, सिंपल सी बात है, कोई ना कोई वेवलेंथ होगी। बट ये एक ही तरह की रेडिएशन एमिट नहीं करता है, हर तरह की एमिट करता है। अगर कोई लाइट जल रही है तो ये लाइट कई तरह की वेवलेंथ फेंक रही है, उसमें से एक टाइप है विजिबल रेंज जो है वो आप देख पा रहे हो, बाकी की आपको दिख ही नहीं रही है। इवन आपने ये भी पढ़ा है कि हर वो बॉडी जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ऊपर है वो रेडिएशन एमिट कर रही है, यानी कि इस वक्त आपके घर में जो टेबल है वो भी रेडिएशन एमिट कर रही है, आपको दिख रही है क्या? बट उसकी वो वेवलेंथ तो है, विजिबल रेंज में नहीं कर रही, विजिबल रेंज में कर रही होती तो इससे लाइट दिखती हुई दिखती है हमें, वाली बात समझ आ गई आपको? तो ये ब्लैक बॉडी आपके पास ये वेवलेंथ एमिट करती है, 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 ये वेवलेंथ एमिट करती है। इसका वेवलेंथ है λ1, λ2, λ3, λ4, λ5 और λ6।
जो लैम्डा 1 की वेवलेंथ है, इसका मैक्सिमम जो है एनर्जी है, ये मान लीजिए, मैं डेटा देखूंगा ना वरना मैं फंस जाऊंगा, 10 जूल की एनर्जी है, इसकी 40 जूल की एनर्जी है, और इसकी है 50 जूल की एनर्जी, और यह है 30 जूल एनर्जी, यह है 20 जूल एनर्जी, और यह है 10 जूल एनर्जी। क्लियर? टोटल मिलाई कितना हुआ है? तो 160 जूल ये निकाल रही है पर सेकेंड। जब आप कहते हो कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन निकालती है, तो आप ये काउंट करते हो डीक्यू में। अब इसमें हर तरह की रेडिएशन काउंट हो गई। ये कितने पे हो रहा है? 300 केल्विन पे। आपने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा करके आपने कर दिया 400 केल्विन। तो जो 160 निकाल रहा है इससे ज्यादा निकालेगा, तब ये लैम्डा 1 की निकाल लेगा। सपोज कीजिए 30 जूल, इसकी निकाल लेगा 50 जूल। ओके, इसकी निकालेगा 60 जूल, इसकी निकाल देगा 55 जूल, इसकी निकाल देगा 40 जूल, इसकी निकाल देगा 25 जूल, और ये निकाल देगा 20 जूल। क्लियर? डेटा भी आपने नोटिस नहीं करा, मैं आपको नोटिस करवाऊंगा। फिर आपने टोटल कितना निकला? 230 जूल अब निकाल रहा है। क्लियर है? अब आपने टेम्परेचर और बढ़ा दिया। इस बार टेम्परेचर आपने कर दिया 500 केल्विन। हर एक रेडिएशन और बढ़ जाएगी। इसकी हो गई 80 जूल, इसकी हो गई 70 जूल, इसकी हो गई 60 जूल, इसकी हो गई 50 जूल, इसकी हो गई 30 जूल, और ये 20 वाले का हो गया आपके पास में 25 जूल। टोटल कितना हुआ? ये 315 जूल। तो वो बात सही है कि बॉडी को जितना ज्यादा हीट करोगे उतनी ही ज्यादा रेडिएशन एमिट करेगा। ओके, जब T1 टेम्परेचर पर था तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी निकल रही थी? 50 जूल। जब आपने 400 केल करा तो सबसे ज्यादा किसकी निकल रही है? फिर आपने और टेम्परेचर बढ़ाया तो अब किसकी निकल रही है? और यहां पर इस तरह से बढ़ रहा है, जिगजैग नहीं है। यानी कि जब आप बात कर रहे हो 300 केल्विन पर, तो लैम्डा 3 मैक्सिमम है। ये क्या है? वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन emitted in maximum amount। ठीक है, ये 300 केल्विन पर सारी निकल रही है, बट सबसे ज्यादा कौन सी निकल रही है? लैम्डा 3 की। जब आपने बढ़ाया 300 से बढ़ाया तो दिस इज द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन emitted in maximum amount। फिर ये वाला हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ वो रेडिएशन जो मैक्सिमम निकल रही है उसका वेवलेंथ कम हो रहा है। उसका नहीं हो रहा है, दूसरी वाली जो उससे कम वाली है वो मैक्सिमम निकलेगी। तो बीन्स ने इसकी स्टडी करी और ये बोला कि लैम्डा मैक्सिमम इनटू टी इज ऑलवेज कांस्टेंट। What is lambda maximum? It is the wavelength of the radiation emitted maximum in amount। और जब इसको इस कांस्टेंट को इसने हटाया तो एक इस कांस्टेंट को इसने दिया था नाम बी। बी को बोला था इसने बीन्स डिस्प्लेसमेंट। बीन की बी लगाया ना, बीन्स डिस्प्लेसमेंट
कांस्टेंट, और इसकी एक वैल्यू होती है 2.89 10⁻³ ये कांस्टेंट हो गया, क्या है, केल्विन इंटू मीटर, तो मीटर केल्विन। लिखिए इसको, स्टेटमेंट बाद में लिखाएंगे, बट ये डायग्राम बनाइए, धीरे धीरे आपको समझ में आता रहेगा। सबकी जो एनर्जी वो बढ़ रही है, देख ले, 10 से 30, 40 से 60, सबकी एनर्जी बढ़ रही है, बट इसमें सबसे ज्यादा कौन सी निकल रही है, 60 वाली, और उसकी वेवलेंथ कम है। पहले ये वाली ज्यादा निकल रही थी, फिर ये वाली निकल रही है, फिर ये वाली निकल रही है। अब सोचो, मुझे कोई बताएगा, मत बताओ तुम, रहने दो, हाउ टू टाइम वेस्ट करोगे। इधर देखो, आप अगर इस डेटा को देखो तो λ1 सबसे कम, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर कम हुआ, कम हुआ, कम हुआ, यही हुआ है ना। देखना डेटा एक बार, जो एनर्जी निकल रही है, जो इंटेंसिटी निकल रही है, उसकी वैल्यू लैम्डा के साथ पहले बढ़ रही है और फिर कम हो रही है। इसका मतलब ये हो गया, इसको देखो, अगर आप टेम्परेचर, सॉरी वेवलेंथ, लैम्डा और इंटेंसिटी का कर्व खींचना, व्हाट इज इंटेंसिटी, ये रही 50 जूल पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो इसका कर्व कुछ ऐसा आएगा। λ1 की कितनी लाइट है, 10 जूल, ये रहा आपके पास λ1, 10 जूल इसकी लाइट है। λ2 की लाइट कितनी है, 40, मैक्सिमम है ना ये आपका λ2, इसकी लाइट है 40। λ3 की लाइट कितनी है, दिख रही है मैक्सिमम। λ4 की कितनी है, 20, कम हो गया, जो भी है, ये λ4 आ गया। फिर क्या आया, 6 भी है क्या दूसरा, 5 है, ये इसका कर्व आया। समझ आ गया ये डेटा किस हिसाब से लिया गया था। टेम्परेचर बढ़ाया तो इसके 10 जूल, इसके 20 जूल, उसका सबसे ज्यादा निकल रहा है ये ऐसे। अब ये कर्व आया 300 केल्विन पर, यानी कि T1 टेम्परेचर पर। अब आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, बताइए कर्व किधर शिफ्ट होगा, ये पीक किसका आएगा, ये पीक किसका आएगा, λ2 का आएगा पीक, तो ये कर्व, और हर एक ज्यादा निकल रहा है ना, तो थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाएगा, हाँ इधर। अब भैंस की, अब सुनना, 10 वाले का 30 हुआ है, ये 10 था, ये 30 हो गया। λ2 40 से 60 हुआ है, ये 40 से 60 हो गया। 50 से 55 हुआ है, तो पहले 50 से 55 हुआ है, सबकी वैल्यू बढ़ेगी। टेम्परेचर बढ़ाया तो λ1 की हीट, λ2 की हीट, λ3 सबकी हीट बढ़ रही है, बट जो मैक्सिमम निकल रहा है वो थोड़ा सा लेफ्ट हैंड में शिफ्ट हुआ है, कितने पे, T2 केल्विन पर। अगर मैं इसको और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा दूं तो ये कर्व ऐसे आ जाएगा, तो और इधर खिसकता जाएगा, T1, T2, T3, ड्रॉ कीजिए कर्व। यह वीन्स डिस्प्लेसमेंट कर्व, थोड़ा अच्छे से बनाना, ये थोड़ा दूर दूर कर देना, ये वाले है ना, ऐसे ऐसे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हरी डालिए, वाटर इक्विवेलेंट, वाटर इक्विवेलेंट, चुप रहे, वाटर इक्विवेलेंट, ध्यान से समझना चीज क्या है। इसको हम बताएंगे W से, ठीक है। ये कोई बॉडी है जिसका मास है m और इसकी स्पेसिफिक हीट है S, ठीक है, B भी कर दूं, बॉडी बॉडी, ठीक है।
इसका टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस। आपने इसको क्यू हीट दी जिससे इसका टेम्परेचर 28 डिग्री बढ़ गया। तो कितनी हीट दी? Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। कोई दिक्कत इसमें? अब इस वाटर को देखिए, वाटर की स्पेसिफिक हीट आपको पता है कितनी होती है? यूनिट पर ग्राम होता है। ग्राम डिग्री सेल्सियस। चलो ओके, अब आप इसको भी क्यू हीट देना चाहते हो, इसका टेम्परेचर 27 डिग्री से 28 डिग्री बढ़ाना चाहते हो, कितना मास होना चाहिए इसका? उसे भी उतनी हीट देना चाहते जितनी मास है। इस वाटर को भी आपको उतनी ही हीट देनी है, उतना ही टेम्परेचर बढ़ाना है। दोनों की स्पेसिफिक हीट बराबर है क्या? स्पेसिफिक हीट अलग अलग है ना। इसकी स्पेसिफिक हीट एस बी है ना, इसकी 1 है। इसको जो हीट दोगे डार्लिंग वो क्या लिखोगे? एम डब्ल्यू एस डब्ल्यू इंटू 28 माइनस 27। ये सेम है, एस अलग अलग है तो मास भी अलग अलग होगा, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो मास होगा उसको इस बॉडी का वाटर इक्विवेलेंट कहते हैं। हाँ, अरे मुझे भी पता नहीं आएगा समझ में, मुझे पता है बट मैं एब्जॉर्ब कीजिए। इसका जो मास है वो इस बॉडी का वाटर इक्विवेलेंट है। मैं आपको बताता हूं, सुनना। ये दोनों हीट बराबर है, एम बी एस बी 1 डिग्री इज इक्वल टू एम डब्ल्यू एस डब्ल्यू 1 डिग्री। 1 से 1 कट गया, एम बी एस बी इज इक्वल टू इसको चेंज कर रहा हूं मैं, एक मिनट लिखिए इसको जब तक। और एस डब्ल्यू की वैल्यू क्या होती है? 1, यानी कि एम डब्ल्यू इज इक्वल टू दिस वन। सुनिए, और इस चीज को आप कहते हो एस डब्ल्यू क्या होता है? 1, तो एम बी एस बी इज इक्वल टू एम डब्ल्यू दैट इज फर्दर इक्वल टू डब्ल्यू, यानी कि एम बी एस बी इज इक्वल टू डब्ल्यू। दिस इज कॉल्ड वाटर। किसे क्या मतलब है इसका, क्या दिक्कत है? मैं बताता हूं। कोई बॉडी है, वो बॉडी का कितना क्यू है, कितनी हीट उसको देनी पड़ेगी 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, उसके लिए आपको उस बॉडी का एम और एस दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। आपको क्यू निकालना है, उसका डेल्टा टी आपको पता है, उसका क्यू आपको निकालना है, तो एम इंटू एस तो चाहिए, उस बॉडी का मास इंटू स्पेसिफिक हीट चाहिए, और आपको कभी कभी उसका मास और स्पेसिफिक हीट देता ही नहीं। आप क्या करोगे? तो वो उस बॉडी का वाटर इक्विवेलेंट देगा। वाटर इक्विवेलेंट इज बेसिकली एम इंटू एस। अगर आप उसकी बात करोगे न्यूमेरिकल के लिए, तो न्यूमेरिकल के लिए सिर्फ इतना जानना काफी है कि एम इंटू एस को आप डब्ल्यू कहते हो। किसी भी बॉडी का वाटर इक्विवेलेंट इज बेसिकली द मल्टीप्लीकेशन ऑफ एम इंटू एस। ये आपका न्यूमेरिकल के लिए काफी है। व्हाट इज डब्ल्यू? एम इंटू एस। किसी बॉडी का वाटर इक्विवेलेंट इज डब्ल्यू दैट इज फर्दर इक्वल टू एम इंटू एस। क्लियर? अब क्या होता है कि इस बॉडी को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर बढ़ाना है तो आपको 10 जूल देना पड़ा, तो आप 10 जूल देकर के 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहे हो इस बॉडी का, 10 जूल देकर के 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहे हो इस बॉडी का जिसका मास यह है और स्पेसिफिक हीट यह है। अब आप 10 जूल देकर के 1 डिग्री बढ़ाओगे पानी का, तो पानी का कितना मास लोगे? तो ये बॉडी उसके बराबर नहीं होगी। अगर ये आपने लिया 10 किलो और ये काम आपके पास 5 किलो पानी कर गया, 5 किलो पानी ने इस बॉडी का 10 किलो
10 जूल लेकर के 1 डिग्री बढ़ाता है। अब वाटर का सिर्फ 5 किलो ये काम कर देता है, तो इस बॉडी के बराबर ये वाटर नहीं हो गया? दैट इज वाटर इक्विवेलेंट। पानी तो खैर अच्छा है ही सही। दैट इज वाटर इक्विवेलेंट। वाटर इक्विवेलेंट ऑफ ए बॉडी इज बेसिकली द मास ऑफ द वाटर which will give the same temperature change for the same absorbed heat। ठीक है, तो वाटर इक्विवेलेंट किसका दिया जाता है? वाटर का नहीं, बॉडी का। इस बॉडी का वाटर इक्विवेलेंट उस वाटर के मास के बराबर है जो उतनी हीट लेकर उतना ही टेम्परेचर चेंज शो कर दे। ये इसकी थ्योरी है। न्यूमेरिकल इतना काफी है। लिखिए अब इसमें वाटर इक्विवेलेंट, नंबर 1 पॉइंट, water equivalent is defined for a certain body. Water equivalent is defined for a certain body. Number 2 definition लिखिए। Water equivalent of a body is water equivalent of a body is that mass of water, that mass of water which would require the same amount of heat to raise its temperature by 1 unit। 1 यूनिट मतलब वो केल्विन में भी हो जाए या डिग्री सेल्सियस में हो जाए, by 1 unit, as the body will require when heated for the same change in temperature। पढ़ के देखिए, अंग्रेजी समझ में आ रही है? ठीक है, तो सिंपली न्यूमेरिकल के लिए W क्या है? उस बॉडी का M इंटू एस नहीं देगा, उसका W दे देगा, खत्म। M इंटू एस देने की बजाय W देगा उसका। चलिए हरी ना लिए कॉन्सेप्ट ऑफ कैलोरीमीटर। कॉन्सेप्ट ऑफ कैलोरीमीटर मतलब अगर 27 से 29 डिग्री करना है या 30 डिग्री करना है सेम चलता है, बट डिफाइन 1 डिग्री के लिए करा जाता है। अच्छा ये हो सकता है ना, मतलब हाँ, सिर्फ M इंटू एस की वैल्यू है W, बस खत्म। डिफाइन 1 डिग्री के लिए करा है, बट डेल्टा टी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। कॉन्सेप्ट ऑफ कैलोरीमीटर समझिए। केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों के लिए सेम है ना? क्या होता है कैलोरीमीटर? वो देखिए, ये आपके पास कैलोरीमीटर है, इसके अंदर एक सब्सटेंस रखा जाता है, जैसे ये है, इसको हम बोलते हैं बॉम्ब, क्योंकि इसका यहां पे आप ऑक्सीडेशन करते हो, तो इस चीज को हम बोलते हैं बॉम्ब। इसमें एक स्टीरर लगा दिया जाता है। मैं स्ट्रक्चर नहीं समझा रहा, मैं आपको न्यूमेरिकली बता रहा हूं। आपसे कोई नहीं कैलोरी इसका स्ट्रक्चर पूछेगा कि डिफाइन या ड्रॉ द डायग्राम ऑफ कैलोरीमीटर। ये आपका थर्मामीटर, ये आपका स्टीरर, और ये आपका कैलोरीमीटर है। जब आप इसका ऑक्सीडेशन करोगे या इसको हीट करोगे, ऑक्सीडेशन करोगे या इसको गर्म, बंद हो गया
तो बंद ही हुआ होगा। खराब हो गया। नया ला के दे दे। सच्ची आइए अब सुनिए, जो हीट ये सब्सटेंस निकालेगा वो कहां जाएगी? ये वाटर है इसके अंदर। ये जो हीट निकालेगा हीट, ये पोर्ट की दिक्कत है। अब मुझे बता दो, मैं कर दूंगा। नहीं, तू कर ही नहीं पाएगा। ये पोर्ट की दिक्कत है, वो स्लो स्पीड का पोर्ट है, इसकी स्पीड ज्यादा है। चार्ज बैटरी खत्म हो गई। नहीं, बैटरी तो है। हाँ तो दिख रहा है आपको। मेरी जिंदगी इसी में चलेगी। तू दे दे भाई, इतने कुछ नहीं प्रॉब्लम। अभी से देसी था। अबे इतने का नहीं आता। हाँ हाँ 28,000 का तो आता है। 52,000 का है गंजे। लेंस महंगे आते हैं। सुने यार, ये उसी पोर्ट में चले। गलती से लग ही रहा है। नहीं आवाज आ नहीं, रही है। अरे नहीं ना, वो उसी पोर्ट में चलता है। और वो पोर्ट आज काम नहीं कर रहा, इसको रिस्टार्ट करूंगा ना तब काम करेगा। ये वाला पोर्ट खराब हो गया ना इसका, बदतमीज का। नहीं नहीं, वैसे ऐसे आ गए लेवल में आके खोलती है ना। अबे बंदी को मिलते हमारे पास। क्या हुआ यार? समझ में नहीं आ रही। चलो चल तो रहा है। आइए, तो हीट रिलीज बाय द सब्सटेंस वो किसके पास जाएगा? वाटर के पास, और कैलोरीमीटर के पास। ये फिर बंद हो गया। तो ये जो सब्सटेंस है जो हीट रिलीज करेगा, हीट रिलीज्ड बाय द सब्सटेंस will be equals to the heat gain by water plus सर वो जो जिस डब्बे में वो है heat gain by कैलोरी कैलोरीमीटर। वो सब कैलोरीमीटर में काउंट हो गया। ठीक है, किसी किसी में आपको कैलोरीमीटर के बारे में कुछ भी नहीं बोलता है, तो ये समझना कि उसने कैलोरीमीटर को हीट दी नहीं है। अगर इसमें हम बात करें तो सब्सटेंस ने रिलीज हीट डेल्टा क्यू है, वाटर का मास mw, इसकी स्पेसिफिक हीट sw, और इसका टेम्परेचर डेल्टा टी से चेंज हुआ। तो कैलोरीमीटर का मास अगर mc और स्पेसिफिक हीट sc और इसका टेम्परेचर डेल्टा टी से चेंज हुआ तो हीट गेन बाय कैलोरीमीटर और हीट एक्सेप्टेड बाय ये। लेकिन वो आपको कैलोरीमीटर का ये वैल्यू नहीं देगा, तो क्या देगा? सर वो देगा हीट कैपेसिटी। वाटर इक्विवेलेंट। कैलोरीमीटर का m इंटू एस नहीं देगा, क्या देगा? वाटर इक्विवेलेंट, यानी कि W दे देगा। सपोज करो W भी नहीं दिया तो समझ जाना इसको हीट मिली नहीं है। सर इस पूरे apparatus को कैलोरीमीटर। हाँ जी, तो ये हीट रिलीज बाय द सब्सटेंस इज इक्वल टू हीट गेन बाय द वाटर। लेकिन कैलोरीमीटर का वाटर इक्विवेलेंट दे देगा तो समझ जाना m इंटू एस की वैल्यू दे दी उसने, खत्म हो गया। हाँ बस इतना ही था।